तो इस विषय में मेरा ये कहना है कि सबसे बड़े गद्दार तो यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है अपनी मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी पद के और लालच में। राजस्थान की राजनीति जो एक अलग ही रोग रोज नया लेकर के आती है और आज ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दूं, पिछले काफी लंबे समय से सचिन पायलट गुट के विधायक और बाकी गुट के विधायकों के बीच में लगातार घमासान चल रहा था और इस घमासान के बीच में बसपा के विधायक खुद कूदते हुए नजर आए थे। बसपा के विधायक इस घमासान के अंदर कूद तो गए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आखिरकार क्या उन पर गुजरेगी, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि अब जो बसपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, उन्होंने कहा है कि जो बसपा के विधायक हैं वह सचिन पायलट गुट के जो विधायकों को गद्दार बता रहे हैं वह खुद असली गद्दार है, क्योंकि उन्होंने ही बसपा की पार्टी छोड़ी और बसपा की पार्टी छोड़ने के बाद में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये खुद गद्दारी वाला काम है, अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे की पार्टी को ज्वाइन करना। तो उनको किसी भी प्रकार का हक नहीं है कि वह दूसरी पार्टी के विधायकों को गद्दार बोले। लेकिन इसी को लेकर के और क्या क्या उन्होंने कहा है, आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर। अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए 6 विधायकों ने पीसी करके जो है कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है और कुछ विधायकों को उन्होंने गद्दार की संज्ञा दी कि उन्होंने बगावत करके और गद्दारी पार्टी के साथ की, कांग्रेस के साथ की। इस विषय में मेरा ये कहना है कि ये 6 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध के आधार पर ये लोग चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इन्होंने 6 की 6 ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और ये आज कांग्रेस के उन विधायकों पर गद्दार होने का आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने अपने हक और अधिकार की लड़ाई की थी। तो इस विषय में मेरा ये कहना है कि सबसे बड़े गद्दार तो यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है अपनी मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी पद के और लालच में। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो लोग अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ जिन लोगों ने दगा किया वो अपनी पार्टी के नहीं हुए, तो वो दूसरे दल से कैसे मफाद की उम्मीद कर सकते हैं। और खास ही मैं इस विषय में ये भी कहना चाहूँगा कि इन 6 की 6 विधायकों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 7 मई को जो है इसकी सुनवाई होनी थी, नोटिस तामील हो चुके हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में कई कर्मचारियों को कोरोना होने के कारण जो है सुनवाई नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि शायद जुलाई के प्रथम वीक में ही उस पर सुनवाई होगी और इन 6 की 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त होगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी ये कहना है कि इन विधायकों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बड़ा बयान दिया। पायलट की प्रियंका गांधी से हो रही है बात और ऐसा कभी नहीं हो सकता। पायलट समय मांगे और उन्हें समय ना दिया जाए। साथ ही साथ पायलट पार्टी के एजेंट हैं और स्टार भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलिस सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि सीबीएसई 12वीं रिजल्ट को लेकर के लगातार असमंजस बना हुआ था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मुहर लगा दी है। अब 31 जुलाई तक नतीजे आप सभी के सामने आते हुए नजर आएंगे। ये नतीजे किस आधार पर होंगे इसको भी तय कर लिया गया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पिछले 3 साल यानी कि 12वीं के नतीजों के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं, 10वीं और 11वीं के तो जो रिजल्ट आए थे वो, और उसके बाद में 12वीं क्लास में जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं ली गई थी उसके आधार पर यह निर्णय किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 30% तो 10वीं और 11वीं के मार्क्स के आधार पर और उसके बाद में 12वीं के 40% मार्क्स के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कितने अंक
बच्चों को दिए जाने चाहिए। तो इसका फैसला 31 जुलाई को सामने आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत कुछ बच्चों को परीक्षाएं देने की भी अनुमति दी गई है, जिसमें कोई बच्चा अगर अपने अंकों से खुश नहीं है तो वो जब ये स्थिति सही हो जाएगी तब वह परीक्षा दे सकता है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ, जिसमें सीआरपीएफ के जवान यानी सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर शेर सिंह जाटव श्रीनगर के अंदर आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे देश के लिए कल शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाया और उसके ऊपर गोलाबारी और फायरिंग शुरू कर दी और इसके अंतर्गत बैठे हुए हमारे शेर सिंह जाटव वहां पे शहीद हो गए हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि वह अलवर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर के सचिन पायलट और पूरे राजस्थान की जनता ने उनके लिए संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, केस कम आए हैं। केस कम आने का यह भी रीजन हो सकता है कि जांचें सही प्रकार से नहीं हो रही हो या फिर लोग जांचें नहीं करवा रहे हो, लेकिन अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है कि आप सभी अब ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि जिनको कोरोना हुआ है उन सभी को अब ब्लैक फंगस होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक ऐसा केस ब्लैक फंगस का आया है जिसमें ब्लैक फंगस फेफड़ों के अंदर साफ साफ फैल चुका है। और इसी बीच आप सभी को बता दूं कि 41 साल का वह व्यक्ति है जो पहले कोरोना से संक्रमित हुआ, उसके बाद में जब वह ठीक हो गया कोरोना से तो उसके 20 दिन बाद उसे बुखार आया और फिर उसके बाद में फेफड़ों में ब्लैक फंगस साफ साफ नजर आया है और हालत अभी सिचुएशन सीरियस बताई जा रही है। लेकिन आप सभी अगर सावधान रहेंगे और इलाज समय पर लेते रहेंगे तो आप सभी ब्लैक फंगस से भी जरूर बच सकते हैं, तो सावधानी जरूरी है। साथ ही साथ हम अगर कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़ों से भी आप सभी को जरूर अवगत कराएंगे, जिसमें आप सभी को बता दूं पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के नए मामले 205 राजस्थान के अंदर सामने आए हैं। साथ ही साथ 10 लोगों की कोरोना की वजह से राजस्थान में मौत भी पिछले 24 घंटे में हुई है। और वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि 42 लोगों की कल राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना से संक्रमित रिपोर्ट सामने आई है। तो इसी के आधार पर आप अंदेशा लगा सकते हैं कि संक्रमितों के केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर में फूड ऐप से खाना मंगवाना महंगा पड़ा, खाते से साफ हो गए 75,000 रुपए। खाना देरी से आया तो कस्टमर केयर को फोन लगाया और कस्टमर केयर के नंबर पर अंकित था ठगों का नंबर। ठगों ने जानकारी देने के नाम पर कर दिया था खाता साफ। तो वहीं सांगनेर थाना पुलिस में पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं जयपुर में विकास कार्यों पर कोरोना हावी हो चुका है। बड़े प्रोजेक्ट को नहीं मिल रही है गति, तो वहीं पुराने प्रोजेक्ट की नई डेडलाइन नहीं हुई है तय। बस्सी आरओबी झोटवाड़ा एलिवेटेड प्रोजेक्ट सोडाला हवा सड़क एलिवेटेड प्रोजेक्ट, सिविल लाइंस आरओबी द्रव्यवती नदी सौंदर्यकरण समेत कई प्रोजेक्ट्स अधर में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट की। आप सभी को बता दूं कि एसीबी ने अलवर में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में संविदा कर्मियों की भर्ती में रिश्वत के मामले का खुलासा किया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वो 4 लोग कौन हैं जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर में एएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में संविदा कर्मियों की भर्ती में रिश्वतखोरी का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। इस मामले में लगभग 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई। तो सोनी ने कहा कि अलवर में ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भारत सरकार का एक नया प्रतिष्ठान शुरू हुआ है। इसमें नर्सिंग कर्मचारी, नर्सिंग सहायक कर्मचारी और
अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए एमजे सोलंकी नामक कंपनी को अनुबंध दिया गया था। शर्त यह थी कि भर्ती किए गए लोगों के वेतन का 2% कंपनी को सेवा शुल्क के रूप में मिलेगा, लेकिन कंपनी के लोगों ने अभ्यर्थियों व संभावित उम्मीदवारों से बड़ी रकम रिश्वत के रूप में मांगनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अलवर से कंपनी के कर्मचारी भरत पूनिया कानाराम को गिरफ्तार किया गया। इनसे 5 से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं इसी तरह आरोपी मंजुल को अजमेर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 15.5 लाख रुपए बरामद किए। उन्होंने बताया कि जोधपुर एम्स में लोक सेवक महिपाल यादव नौकरी का प्रलोभन देकर के रिश्वत लेने के मामले में कंपनी की मदद कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया। तो हमने यहाँ सर्च के अंदर 4,50,000 रुपये इस होटल में सर्च में भरत पूनिया से रिकवर किया है। और हमें इन्होंने बताया, भरत पूनिया ने बताया कि साहब इनका जो कंपनी का पार्टनर है मिनेश पटेल, वो आज दिनों 15 लाख रुपए लेके यहाँ से रवाना हो गया। तो उसको फिर एसीबी ने ऊपर सूचना देके और अजमेर एसीबी टीम ने गेगल के अंदर उसको रिटर्न किया, तो उनसे 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और एक जो एम्स जोधपुर का कर्मचारी था महिपाल यादव, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसके अंदर। वो एक्चुअल में यहीं का अलवर ज़िले का रहने वाला था। वो यहाँ के लोगों को झांसा दे के जो संविदा पे भर्ती होने वाले थे कर्मचारी, उनको स्थायी पदों का लोभ देके और इनसे साँठ-गाँठ करके और 4 सैलरी जो उनको मिलने वाली थी, किसी से 4 गुना जो सैलरी मिलने वाली थी उसका 4 गुना, किसी से 3 गुना वो एडवांस में ले रहे थे और उनको नियुक्त करवा रहे थे। कॉरपोरेशन बना रखा है, हम निःशुल्क दवा योजना चला रहे हैं, निःशुल्क जांच योजना कर रहे हैं। तो दवाओं के प्रिक्योरमेंट के लिए कई सालों से, इक्विपमेंट के प्रिक्योरमेंट से यहाँ हमने RMSCL एक कॉरपोरेशन बना रखा है। वो स्वतंत्र रूप से खुद परचेज करते हैं, टेंडर के माध्यम से करते हैं। फिर भी अगर किसी को शिकायत है, दे दो, जांच करा लेंगे। वो जिस एजेंसी से चाहे उससे हम जांच करा लेंगे। लेकिन जहां तक आप ये कहो कि इनकी उपयोगिता ही नहीं है, तो ये उपयोगिता का असेसमेंट तो अस्पताल करते हैं, राजनीतिक पार्टियां या कोई दूसरे लोग नहीं करते हैं। हमारे 18,000 सेंटर्स हैं, मैन पावर ट्रेंड है, साइट्स पूरी तैयार है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, और हम एक दिन में 15 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। और 4 दिन का हमको अगर एडवांस में स्टॉक दे दें भारत सरकार, करीब 60 लाख वैक्सीन, तो हम निर्बाध रूप से राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना के केसों का आंकड़ा अब घटने लगा है। कुछ बात करें हम कोरोना की, तो पिछले महीने के मुकाबले इस महीने रिकवरी रेट बहुत अच्छी देखने को मिली है और कोरोना के केसों के आंकड़ों में भी गिराव देखने को मिला है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 205 राजस्थान के अंदर कोरोना के नए मामले सामने आए थे। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि 10 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। तो वहीं 42 केस राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सामने आए हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो यह लगभग 10,000 और 5,000 के बीच में बताई जा रही थी और अब यह आंकड़ा 5,000 से कम हो चुका है और अब पूरे प्रदेश यानी राजस्थान के अंदर 4,262 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। तो हम सभी को इस पर लगाम लगाना पड़ेगा और सावधानी रखने की ज्यादा आवश्यकता है। तो आप सभी अब सावधान हो जाइए, क्योंकि इस रिकवरी रेट को हमें बिल्कुल 100% तक लेकर के जाना है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट न्यूज़ 19 के साथ। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रदेश में आज 205 नए केस मिले हैं, जबकि 10 जनों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी राहत की बात तो ये रही कि प्रदेश के कोरोना के एक्टिव केस अब 5,000 से कम होकर के 4,262 पर पहुंच चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केसों की कमी के चलते जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या भी कम हो गई। तो वहीं देश की और प्रदेश की रिकवरी रेट यानी राजस्थान की रिकवरी रेट अब 99% के नज़दीक पहुंच चुकी है। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी रिपोर्ट को देखें तो कल के मुकाबले आज राज्य में 75 केस कम आए हैं।
इससे पहले गुरुवार को प्रदेश में 280 नए केस मिले थे और आज राज्य के 33 जिलों में से केवल 6 जिलों में ही 10 से ज़्यादा केस आए हैं। सबसे ज़्यादा मरीज जयपुर में 42, वहीं नागौर, राजसमंद, करौली, जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर और अजमेर ऐसे जिले हैं जहां एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया। एससीआई मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी भर्ती घोटाले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं अलवर सांसद बाबा बालक नाथ का बड़ा बयान आया है, जिसमें जनता की समस्याओं पर रिकमेंड जरूर करते हैं पर नौकरी के बदले घूस लेने के आरोप निराधार बताए। वहीं फोन रिकॉर्डिंग की जांच एसीबी करेगी और सांसद के पीए कुलदीप की भूमिका संदिग्ध है। दौसा जिले के बांदीकुई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं खनन माफियाओं पर बांदीकुई पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। जी हां, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि खनन माफियाओं पर बांदीकुई पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। बांदीकुई पुलिस ने दबिश दी, बजरी परिवहन करती 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। तो वहीं बांडेड़ा में पुलिस ने की कार्रवाई और हालांकि मामले को लेकर पुलिस ने नहीं किया अभी खुलासा। क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। लगातार पूरे देश की जनता को सीबीएसई 12वीं रिजल्ट को लेकर के असमंजस चल रहा था। इस पर फैसला तो आ चुका था कि परीक्षाएं नहीं की जाएंगी और परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन परीक्षाओं को तो रद्द कर दिया गया, आखिरकार रिजल्ट सामने कैसे आएंगे, तो इसी को लेकर के कल यह फॉर्मूला बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 3 कक्षाओं के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तय किया जाएगा। इसमें कैसे तय किया जाएगा मैं आप सभी को बताता हूं कि 10वीं और 11वीं का 30-30% और 12वीं में जो प्री बोर्ड लिए गए थे उसको 40% के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कैसे इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। और इसी बीच यदि आप सभी स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट्स अपने अंकों से खुश नहीं होता है या उसको ज्यादा अंकों की उम्मीद होती है तो वह परीक्षा भी दे सकता है, ऐसा ऑप्शन भी इसमें रखा गया है। क्योंकि जब यह कोरोना काल की स्थिति सही होती हुई नजर आएगी तब उसके बाद में आप सभी इन परीक्षाओं को दे सकते हैं। और क्या क्या इसके अंतर्गत परीक्षाओं में कैसे रिजल्ट को घोषित किया जाएगा जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं क्लास का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला निर्धारित कर दिया है। 12वीं का रिजल्ट 30-30-40 के फॉर्मूले पर तय किया गया है। इसके तहत 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। सीबीएसई एक्सपर्ट व सीकर के प्रिंस एजुकेशन हब सीकर के डायरेक्टर पीयूष सुंडा ने समझाया है कि कैसे एक स्टूडेंट का 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 10वीं के 3 सब्जेक्ट, 11वीं के फाइनल और 12वीं के प्री बोर्ड में हासिल किए नंबरों का रिजल्ट में वेटेज दिया जाएगा। 10वीं में जिन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसका 30% अंक, 11वीं के फाइनल में जितने नंबर आए उनका 30% अंक और 12वीं के प्री बोर्ड में आए कुल अंक का 40% अंकों को जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। संविदा भर्ती घोटाला मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अजमेर एसीबी ने मामले में 15 लाख की रकम के साथ मनीष पटेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी रकम लेकर के एमजे सोलंकी कंपनी राजकोट गुजरात की ओर जा रहा था और चेकिंग के दौरान नकदी सहित पकड़ा गया आरोपी और भरत पूनिया द्वारा दी गई थी 15 लाख की राशि। वहीं स्टे के विवाद को लेकर के 2 गुटों के अंदर झगड़ा हो चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि जैसलमेर के नोक के गांव की घटना बताई जा रही है। दोनों गुटों के 6 से ज़्यादा लोग चोटिल हो गए तो वहीं घायलों को नोक सीएचसी में भर्ती कराया गया। नोक पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। चलिए अब रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि दौसा सांसद जसकौर मीणा ने सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी यानी कि अशोक गहलोत सरकार के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल तो शुरू से ही होती रहती है,
तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर उन्होंने और क्या कुछ कहा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर सियासत जो हलचल हो रही है उसके बारे में दौसा सांसद बीजेपी जसपुर मीणा ने कहा है कि जहां सरकार स्थायी रूप से स्थिर होकर जनहित में कार्य करती है, बहुत छोटी मोटी गतिविधियां होना स्वाभाविक बात है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यह जब तक बनी है तब तक यह एहसास हो गया कि यह हलचल होगी और होती रहेगी। और जिस तरह से सचिन पायलट का ग्रुप अलग और अशोक गहलोत का ग्रुप अलग, तो यह जो सरकार है जो बहुत ही कम मार्जिन में खड़ी हुई थी, उस मार्जिन में और भी कमी आई हुई है। तो हलचल तो होती ही रहेगी और कांग्रेस की आदत रही है क्यों वोट की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जन सेवा में उतरी है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर के चलती है। और साथ में सांसद ने कहा कि राष्ट्र हित के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसमें हम उठाएंगे और इनको राष्ट्रीय हित आता नहीं है, इनको सहित आता है, इसलिए आपस में लड़ते हैं। राजस्थान में जिस तरह से ये सियासी हलचल चल रही है उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ सरकार स्थायी रूप से स्थिर होकर जनहित में काम करती है, वहाँ किसी भी तरह की छोटी बड़ी गतिविधियाँ चलना स्वाभाविक है। लेकिन वर्तमान समय में जो कांग्रेस की सरकार है, ये तो जिस दिन बनी थी उसी दिन ये बीजारोपण हो गया था कि ये हलचल होगी और होती रहेगी। और फिर जिस तरह से सचिन पायलट ग्रुप अलग और गहलोत ग्रुप अलग, तो ये ग्रुप जो एक बहुत ही कम मार्जिन पर ये सरकार खड़ी हुई थी, उस कम मार्जिन में और भी कमी आई है। अब इसीलिए हलचल तो होती रहेगी और महत्वाकांक्षी लोग इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं की परिधि अपने ऊपर ले लेते हैं तो जनता का भला नहीं कर सकते। केवल वोट की राजनीति का खेल है, चलता रहेगा। कांग्रेस को आदत रही है वोट की राजनीति करने की। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा में उतरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जयपुर के भागरोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जयपुर के भागरोटा में देर रात सड़क हादसा हुआ है। लग्जरी कार आगे चल रहे ट्रेलर में जाकर के घुस गई और मौके पर ही कार सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दुर्घटना में एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं क्लास का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला निर्धारित कर दिया। 12वीं का रिजल्ट 30-30-40 के फॉर्मूले पर तय किया जाएगा और इसी के तहत 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। भूखंडों या मकानों के टाइल्स का इंतजार कर रहे भवन मालिकों को ये इंतजार अब जल्द खत्म होगा। सूबे की अशोक गहलोत सरकार राजधानी जयपुर में ही 3300 कॉलोनियों के 1.27 लाख भूखंडधारियों को पट्टे देने की योजना तैयार कर रही है। ये पट्टे इसी साल गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू किए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दिए जाएंगे। राजधानी जयपुर के भाकरोटा इलाके में बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार लग्जरी कार आगे चल रहे एक ट्रेलर में जाकर के टकराई है। इससे कार के परखच्चे तो उड़ गए और इसमें सवार कार चला रहे युवक सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पीछे बैठा चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो धीमी हो गई, लेकिन रेलवे की व्यवस्थाएं अभी भी पटरी पर नहीं आ पाई हैं। दरअसल बात पिछले साल आए कोरोना संक्रमण के बाद एक तरफ जहां कुछ ट्रेनें स्थायी रूप से बंद कर दी थी, तो कुछ को स्पेशल बना करके कभी रद्द तो कभी संचालित किया जाता है। ट्रेनों को स्पेशल बनाकर रेलवे यात्रियों से सामान्य ट्रेनों में भी 15 से 30% अधिक किराया लिया जाता है। शातिर ठगों ने ऑनलाइन ठगी के तरीके बदल लिए हैं। अब फर्जी कस्टमर केयर नंबर बना करके इंटरनेट पर डाल रखे हैं। उन नंबरों पर फोन करने पर लाखों रुपए की ठगी कर लेते हैं
और ये ताज़ा मामला सांगनेर में सामने आया है। स्विगी पर खाने के ऑर्डर का पता करने के लिए फ़ोन किया तो ठगों ने 75,000 रुपये निकाल लिए। दूसरी ओर OLX पर स्कूटी बेचने का झांसा देकर के 90,000 रुपये निकाल लिए गए। जल्द ही दूर दराज के गाँव में ड्रोन उड़ते हुए नजर आएंगे। भारत में पहली बार दवाइयों और वैक्सीनों की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होने जा रहा है। कर्नाटक में 18 से 100 घंटे का ट्रायल शुरू हो रहा है, जिसमें 13 ड्रोन कंपनियां शामिल हो रही हैं और इस ट्रायल का उद्देश्य दवाई नहीं बल्कि अन्य सामान पहुंचाने की भी संभावनाएं तलाशना है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज दोपहर 3 बजे से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। इसे चैंपियनशिप को टेस्ट फॉर्मेट का वर्ल्ड कप कह सकते हैं। यह मैच साउथहैम्पटन के द एजिस बाउल स्टेडियम में होगा, जो दोनों टीमों के लिए न्यूट्रल ग्राउंड है और टीम इंडिया के पास पहले ही प्रयास में 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनने का मौका है। यूरो 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला को सिर्फ 2 बोतलें हटाई। उसके बाद कोका कोला की मार्केट वैल्यू गिर गई। कंपनी को 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। फिर भी रोनाल्डो ने जो साहस दिखाया, ऐसा भारत में होने की संभावना तो बहुत कम है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चूरू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि चूरू के गाजसर में गैनानी टूटने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने चूरू भालेरी हाईवे पर जाम लगा दिया है। जिला प्रमुख प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे हैं और हाईवे जाम होने से वाहनों की लंबी कतारें। SDM और DSP मौके पर पहुंचे हैं और लोगों में रोष भी व्याप्त है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की ओर कि आखिर हरियाणा के अंदर और क्या कुछ चल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। हरियाणा के करनाल जिले में कोहंड असंध मार्ग पर गांव बल्ला के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक और एक मासूम बच्ची की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्चा और दूसरी बाइक पर सवार युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए और पुलिस के अनुसार 18 वर्षीय लक्की निवासी गांव कालरम, 4 वर्षीय रेवा निवासी अरडाना और 7 वर्षीय आयुष निवासी गांव कलरम बाइक पर अरडाना से कालरम गांव जा रहे थे। बल्ला हांसी ब्रांच नहर के पास पीछे से आ रही एक बाइक ओवरटेक करने लगी तो पीछे से आ रही एक ट्रक ने टक्कर मार दी है और हादसे में बाइक सवार लक्की और रिया की मौत भी हो चुकी है, जबकि आयुष घायल हो गया और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार खेड़ा खेमावती निवासी सुशील भी इससे घायल हो गया है। राहगीरों ने पुलिस को बुलाया और घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती भी कराया है और हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पानीपत में सुहावना मौसम जारी है। हालांकि गुरुवार को दोपहर बाद मौसम परेशान हो चुका है। शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा तो डाले रखा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने गर्मी का सितम कम कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अब 21 जून को बारिश के आसार बन रहे हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस हो रहेगा और हरियाणा में मानसून की दस्तक के 5 दिन बाद भी पानीपत में बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर बने एंट्री साइक्लोन के कारण मानसून कमजोर पड़ रहा है, जिससे पानीपत समेत प्रदेश के अन्य जिलों में मानसून पहुंचने में देरी हो रही है। तो वहीं पूर्वी हवाओं के साथ आ रही नमी ने फिर से असम पैदा कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित लोगों को 1,113 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। इसमें असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिकों के प्रत्येक परिवार को एक मुश्त 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। इस पर 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इनका पंजीकरण शुक्रवार से होगा। छोटे दुकानदारों को भी 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इनके लिए 150 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है और प्रदेश में 30 सितंबर तक ट्रैक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले पहले 600 किसानों को 25% छूट मिलेगी। यदि संख्या 600 से अधिक होगी तो ड्रॉ से निर्णय होगा। ये घोषणाएं गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर कही है।
प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसमें सीएम व सीएमओ के भी लिप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तभी तो शराब व रजिस्ट्री घोटाले की जांचों को अभी तक सीएम द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। प्रदेश में जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलता है उसे एक बार निलंबित कर कुछ दिन बाद बहाल कर मनचाही पोस्टिंग दे दी जाती है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई भी सबूत नहीं हो सकता। आज प्रदेश सरकार का 600 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है, पर सरकार के पास बिताने के लिए एक भी विकास का काम नहीं है जिससे जनता को लाभ मिला हो। यह दावा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने गुरुवार को पार्टी के जिला कार्यकाल पर पत्रकारों से बातचीत में किया है। टिकरी बॉर्डर पर गांव कसार के मुकेश मुद्रल को जिंदा जलाकर मारने के मामले में किसानों ने रोड जाम कर जमकर विरोध जताया है। आरोप है कि किसान आंदोलन में आए 4 किसानों ने अपने पंडाल के पास व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जलाया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन किसानों के प्रति नर्म व बहादुरगढ़ के ग्रामीणों के प्रति उदासीन है। गुरुवार दोपहर को नाराज ग्रामीणों ने 5 घंटे शव सड़क के बीच में रख जाम लगा दिया और ग्रामीणों ने किसानों को बहादुरगढ़ से भगाने की घोषणा कर दी है। इस बीच मौके पर पहुंचे एसडीएम हितेंद्र कुमार ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया, लेकिन किसी ने एक भी न सुनी। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर में फूड ऐप से खाना मंगवाना महंगा पड़ा। खाते से साफ हो गए 75,000 रुपए। खाना देरी से आया तो कस्टमर केयर को फोन लगाया और कस्टमर केयर के नंबर पर अंकित था ठगों का नंबर। ठगों ने जानकारी देने के नाम पर कर दिया था खाता साफ। तो वहीं सांगनेर थाना पुलिस में पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं, जयपुर में विकास कार्यों पर कोरोना हावी हो चुका है। बड़े प्रोजेक्ट को नहीं मिल रही है गति, तो वहीं पुराने प्रोजेक्ट की नई डेडलाइन नहीं हुई है तय। बस्सी आरओबी झोटवाड़ा एलिवेटेड प्रोजेक्ट सोडाला, हवा सड़क एलिवेटेड प्रोजेक्ट, सिविल लाइंस आरओबी, द्रव्यवती नदी सौंदर्यकरण समेत कई प्रोजेक्ट्स अधर में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट की। आप सभी को बता दूं कि एसीबी ने अलवर में एएसआईसी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में संविदा कर्मियों की भर्ती में रिश्वत के मामले का खुलासा किया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वो 4 लोग कौन हैं जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर में एएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में संविदा कर्मियों की भर्ती में रिश्वतखोरी का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। इस मामले में लगभग 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई। तो सोनी ने कहा कि अलवर में ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भारत सरकार का एक नया प्रतिष्ठान शुरू हुआ है। इसमें नर्सिंग कर्मचारी, नर्सिंग सहायक कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए एमजे सोलंकी नामक कंपनी को अनुबंध दिया गया था। शर्त यह थी कि भर्ती किए गए लोगों के वेतन का 2% कंपनी को सेवा शुल्क के रूप में मिलेगा, लेकिन कंपनी के लोगों ने अभ्यर्थियों व संभावित उम्मीदवारों से बड़ी रकम रिश्वत के रूप में मांगनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अलवर से कंपनी के कर्मचारी भरत पुनिया कानाराम को गिरफ्तार किया गया। इनसे 5 से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं इसी तरह आरोपी मंजुल को अजमेर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 15.5 लाख रुपए बरामद किए। उन्होंने बताया कि जोधपुर एम्स में लोक सेवक महिपाल यादव नौकरी का प्रलोभन देकर के रिश्वत लेने के मामले में कंपनी की मदद कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया। तो हमने यहाँ सर्च के अंदर 4,50,000 रुपये इस होटल में सर्च में भरत पूनिया से रिकवर किया है। और हमें इन्होंने बताया, भरत पूनिया ने बताया कि साहब इनका जो कंपनी का पार्टनर है मिनेश पटेल,
वो आज दिनों 15 लाख रुपए लेके यहाँ से रवाना हो गया। तो उसको फिर ACB ने ऊपर सूचना देके और अजमेर ACB टीम ने गेगल के अंदर उसको रिटर्न किया, तो उनसे 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और एक जो एम्स जोधपुर का कर्मचारी था महिपाल यादव, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसके अंदर। वो एक्चुअल में यहीं का अलवर ज़िले का रहने वाला था। वो यहाँ के लोगों को झांसा दे के जो संविदा पे भर्ती होने वाले थे कर्मचारी, उनको स्थायी पदों का लोभ देके और इनसे साठगांठ करके और 4 सैलरी जो उनको मिलने वाली थी, किसी से 4 गुना जो सैलरी मिलने वाली थी उसका 4 गुना, किसी से 3 गुना वो एडवांस में ले रहे थे और उनको नियुक्त करवा रहे थे। कॉरपोरेशन बना रखा है, हम निशुल्क दवा योजना चला रहे हैं, निशुल्क जांच योजना कर रहे हैं। तो दवाओं के प्रिक्योरमेंट के लिए कई सालों से, इक्विपमेंट के प्रिक्योरमेंट से यहाँ हमने RMSTL एक कॉरपोरेशन बना रखा है। वो स्वतंत्र रूप से खुद परचेज करते हैं, टेंडर के माध्यम से करते हैं। फिर भी अगर किसी को शिकायत है, दे दो, जांच करा लेंगे। वो जिस एजेंसी से चाहे उससे हम जांच करा लेंगे। लेकिन जहां तक आप ये कहो कि इनकी उपयोगिता ही नहीं है, तो ये उपयोगिता का असेसमेंट तो अस्पताल करते हैं, राजनीतिक पार्टियां या कोई दूसरे लोग नहीं करते हैं। हमारे 18,000 सेंटर्स हैं, मैन पावर ट्रेंड है, साइट्स पूरी तैयार है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, और हम एक दिन में 15 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। और 4 दिन का हमको अगर एडवांस में स्टॉक दे दें भारत सरकार, करीब 60 लाख वैक्सीन, तो हम निर्बाध रूप से राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना के केसों का आंकड़ा अब घटने लगा है। कुछ बात करें हम कोरोना की, तो पिछले महीने के मुकाबले इस महीने रिकवरी रेट बहुत अच्छी देखने को मिली है और कोरोना के केसों के आंकड़ों में भी गिराव देखने को मिला है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 205 राजस्थान के अंदर कोरोना के नए मामले सामने आए थे। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि 10 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। तो वहीं 42 केस राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सामने आए हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो यह लगभग 10,000 और 5,000 के बीच में बताई जा रही थी और अब यह आंकड़ा 5,000 से कम हो चुका है और अब पूरे प्रदेश यानी राजस्थान के अंदर 4,262 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। तो हम सभी को इस पर लगाम लगाना पड़ेगा और सावधानी रखने की ज्यादा आवश्यकता है। तो आप सभी अब सावधान हो जाइए, क्योंकि इस रिकवरी रेट को हमें बिल्कुल 100% तक लेकर के जाना है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट न्यूज़ 19 के साथ। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रदेश में आज 205 नए केस मिले हैं, जबकि 10 जनों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी राहत की बात तो ये रही कि प्रदेश के कोरोना के एक्टिव केस अब 5,000 से कम होकर के 4,262 पर पहुंच चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केसों की कमी के चलते जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या भी कम हो गई। तो वहीं देश की और प्रदेश की रिकवरी रेट यानी राजस्थान की रिकवरी रेट अब 99% के नज़दीक पहुंच चुकी है। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी रिपोर्ट को देखें तो कल के मुकाबले आज राज्य में 75 केस कम आए हैं। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश में 280 नए केस मिले थे और आज राज्य के 33 जिलों में से केवल 6 जिलों में ही 10 से ज़्यादा केस आए हैं। सबसे ज़्यादा मरीज जयपुर में 42, वहीं नागौर, राजसमंद, करौली, जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर और अजमेर ऐसे जिले हैं जहां एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया। ESCI मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी भर्ती घोटाले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं अलवर सांसद बाबा बालक नाथ का बड़ा बयान आया है, जिसमें जनता की समस्याओं पर रिकमेंड जरूर करते हैं पर नौकरी के बदले घूस लेने के आरोप निराधार बताए। वहीं फोन रिकॉर्डिंग की जांच ACB करेगी और सांसद के PA कुलदीप की भूमिका संदिग्ध है। दौसा जिले के बांदीकुई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं खनन माफियाओं पर बांदीकुई पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। जी हां, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि खनन माफियाओं पर बांदीकुई पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। बांदीकुई पुलिस ने दबिश दी, बजरी परिवहन करती 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया।
तो वहीं बांडेड़ा में पुलिस ने की कार्रवाई और हालांकि मामले को लेकर पुलिस ने नहीं किया अभी खुलासा। क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। लगातार पूरे देश की जनता को सीबीएसई 12वीं रिजल्ट को लेकर के असमंजस चल रहा था। इस पर फैसला तो आ चुका था कि परीक्षाएं नहीं की जाएंगी और परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन परीक्षाओं को तो रद्द कर दिया गया, आखिरकार रिजल्ट सामने कैसे आएंगे, तो इसी को लेकर के कल यह फॉर्मूला बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 3 कक्षाओं के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तय किया जाएगा। इसमें कैसे तय किया जाएगा मैं आप सभी को बताता हूं कि 10वीं और 11वीं का 30-30% और 12वीं में जो प्री बोर्ड लिए गए थे उसको 40% के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कैसे इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। और इसी बीच यदि आप सभी स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट्स अपने अंकों से खुश नहीं होता है या उसको ज्यादा अंकों की उम्मीद होती है तो वह परीक्षा भी दे सकता है, ऐसा ऑप्शन भी इसमें रखा गया है, क्योंकि जब यह कोरोना काल की स्थिति सही होती हुई नजर आएगी तब उसके बाद में आप सभी इन परीक्षाओं को दे सकते हैं। और क्या क्या इसके अंतर्गत परीक्षाओं में कैसे रिजल्ट को घोषित किया जाएगा जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं क्लास का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला निर्धारित कर दिया है। 12वीं का रिजल्ट 30-30-40 के फॉर्मूले पर तय किया गया है। इसके तहत 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। सीबीएसई एक्सपर्ट व सीकर के प्रिंस एजुकेशन हब सीकर के डायरेक्टर पीयूष सुंडा ने समझाया है कि कैसे एक स्टूडेंट का 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 10वीं के 3 सब्जेक्ट, 11वीं के फाइनल और 12वीं के प्री बोर्ड में हासिल किए नंबरों का रिजल्ट में वेटेज दिया जाएगा। 10वीं में जिन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसका 30% अंक, 11वीं के फाइनल में जितने नंबर आए उनका 30% अंक और 12वीं के प्री बोर्ड में आए कुल अंक का 40% अंकों को जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। संविदा भर्ती घोटाला मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अजमेर एसीबी ने मामले में 15 लाख की रकम के साथ मनीष पटेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी रकम लेकर के एमजे सोलंकी कंपनी राजकोट गुजरात की ओर जा रहा था और चेकिंग के दौरान नकदी सहित पकड़ा गया आरोपी और भरत पूनिया द्वारा दी गई थी 15 लाख की राशि। वहीं स्टे के विवाद को लेकर के 2 गुटों के अंदर झगड़ा हो चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि जैसलमेर के नोक की गांव की घटना बताई जा रही है। दोनों गुटों के 6 से ज़्यादा लोग चोटिल हो गए तो वहीं घायलों को नोक सीएचसी में भर्ती कराया गया। नोक पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। चलिए अब रुख कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि दौसा सांसद जसकौर मीणा ने सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी यानी कि अशोक गहलोत सरकार के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल तो शुरू से ही होती रहती है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर उन्होंने और क्या कुछ कहा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर सियासत जो हलचल हो रही है उसके बारे में दौसा सांसद बीजेपी जसकौर मीणा ने कहा है कि जहां सरकार स्थायी रूप से स्थिर होकर जनहित में कार्य करती है, बहुत छोटी मोटी गतिविधियां होना स्वाभाविक बात है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यह जब तक बनी है तब तक यह एहसास हो गया कि यह हलचल होगी और होती रहेगी। और जिस तरह से सचिन पायलट का ग्रुप अलग और अशोक गहलोत का ग्रुप अलग, तो यह जो सरकार है जो बहुत ही कम मार्जिन में खड़ी हुई थी उस मार्जिन में और भी कमी आई हुई है। तो हलचल तो होती ही रहेगी और कांग्रेस की आदत रही है क्यों वोट की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जन सेवा में उतरी है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर के चलती है। और साथ में सांसद ने कहा कि राष्ट्रहित के लिए जो भी कदम उठाना पड़े
उसमें हम उठाएंगे। और इनको राष्ट्रीय हित आता नहीं है, इनको सहित आता है, इसलिए आपस में लड़ते हैं। राजस्थान में जिस तरह से ये सियासी हलचल चल रही है उस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ सरकार स्थायी रूप से स्थिर होकर जनहित में काम करती है, वहाँ किसी भी तरह की छोटी बड़ी गतिविधियाँ चलना स्वाभाविक है। लेकिन वर्तमान समय में जो कांग्रेस की सरकार है, ये तो जिस दिन बनी थी उसी दिन ये बीजारोपण हो गया था कि ये हलचल होगी और होती रहेगी। और फिर जिस तरह से सचिन पायलट ग्रुप अलग और गहलोत ग्रुप अलग, तो ये ग्रुप जो एक बहुत ही कम मार्जिन पर ये सरकार खड़ी हुई थी, उस कम मार्जिन में और भी कमी आई है। अब इसीलिए हलचल तो होती रहेगी और महत्वाकांक्षी लोग इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं की परिधि अपने ऊपर ले लेते हैं, तो जनता का भला नहीं कर सकते। केवल वोट की राजनीति का खेल है, चलता रहेगा। कांग्रेस को आदत रही है वोट की राजनीति करने की। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा में उतरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जयपुर के भागरोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जयपुर के भागरोटा में देर रात सड़क हादसा हुआ है। लग्जरी कार आगे चल रहे ट्रेलर में जाकर के घुस गई और मौके पर ही कार सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दुर्घटना में एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर ग्रेटर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम कार्यवाहक महापौर शील धाबाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन्होंने कहा कि परशुराम सर्किल के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार को पत्र लिखा है। पार्षदों को देश के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाकर मॉडल का अध्ययन करवाएंगे। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रैला ने सांसद जसकौर मीणा का स्वागत सम्मान किया है। दौसा में भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रैला ने दौसा सांसद बीजेपी जसकौर मीणा का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। साथ ही दौसा सांसद जसकौर मीणा ने भी भारतीय जनता पार्टी दौसा की महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रैला का भी माला पहना करके स्वागत सम्मान किया है। इसी के साथ दौसा सांसद जसकौर मीणा ने महिलाओं की जन समस्याएं सुनी और जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको रोजगार दिलाने की बात कही। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रैला के साथ उपाध्यक्ष शशि जोशी, भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री लक्ष्मी दीक्षित, कोषाध्यक्ष ललिता जांगेड़, सुमित्रा चौधरी, मीडिया प्रभारी सपना मीणा सहित कई लोग शामिल हुए। होटल इंडस्ट्री को कोरोना काल को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दें कि कोरोना काल में होटल इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं होटल व्यवसायी ने राहत की मांग उठाई है। सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अवगत कराया। कोरोना काल में सिर्फ 20% आए हैं, 80% नुकसान ही देखने को मिला। तो वहीं बजट श्रेणी के होटल सर्वाधिक प्रभावित हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। फाइनल के लिए प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज को जगह मिली है, ईशांत शर्मा को मौका दिया गया। भारतीय टीम साउथहैम्पटन में 2 स्पिनर्स के साथ उतरेगी। टीम में रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दोनों को मौका मिला है। तो वहीं हनुमान विहारी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, जो हाल ही में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेले थे। हालांकि उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी इस साल 21 जून सोमवार के दिन पड़ रही है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और हर साल कई एकादशी तिथि आती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन भक्त सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय बिना खाए और बिना जल ग्रहण किए निर्जल रहकर व्रत रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक यह व्रत करते हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
चीन साइबर तरीकों से भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा है और गुरुवार को साइबर खतरे की खुफिया जानकारी देने वाली कंपनी ने बताया कि चीन के साइबर सिपाहियों की एक इकाई ने भारत की टेलीकॉम कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को अपना शिकार बनाया है। इससे पहले भी खबर आई थी कि चीन ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में साइबर हमले कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह नया अभियान सैन्य जानकारी जुटाने के लिए किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान सुपर लीग में दमदार प्रदर्शन करते हुए शतक जड़ दिया। उन्होंने गुरुवार को इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हुए 53 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया है। उनकी नाबाद शतकीय पारी की बदौलत इस्लामाबाद टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 247 रन बनाए और पेशावर जालमी को 248 रन का बड़ा लक्ष्य दिया। पेशावर टीम के कप्तान वहाब रियाज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ओपनिंग करने उतरे इस्लामाबाद टीम के कप्तान उस्मान ने शुरू से ही कमाल दिखाया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।